अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एंड जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल्स जो है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। हमें सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके नहीं पढ़ना है, बट देयर आर फ्यू फंडामेंटल राइट्स दैट हैव बीन गिवन इन योर सिलेबस। और इसमें एक फंडामेंटल राइट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, that comes under the article 14 of the Indian Constitution, and that is जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। यानी एक ऐसा हुकूक जिसमें बराबरी का हक आपको दिया गया है, एक ऐसा राइट जिसमें आप क्लेम कर सकते हो, जिसमें आप डिमांड कर सकते हो इक्वालिटी, जिसमें आप डिमांड कर सकते हो बराबरी। Nobody is there is no discrimination between the two on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of, so all are equal. So this concept of equality before the law, जो है राइट टू इक्वालिटी है, ये राइट टू इक्वालिटी दो चीज़ों पे मुनहसर है। यानी इसके दो पार्ट्स हैं, एक जो नेगेटिव पार्ट है एंड सेकंड दैट इज़ द पॉजिटिव पार्ट। तो राइट टू इक्वालिटी जो है इसके दो पार्ट जो है, वन इज़ जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा पार्ट जो इसका है जिसको हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस राइट टू इक्वालिटी। जो आपको बराबरी का हुकूक दिया गया है, इसके दो पार्ट्स हैं, वन इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सो आर्टिकल 14 जो डील करता है, ये डील करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यानी आर्टिकल 14 जो है वो डील करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसके जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है, जो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट shall not deny to any person equality बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 की स्टैट्यूटरी लैंग्वेज क्या है, ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज within the territory of India। तो ये कहता है कि कोई भी स्टेट द स्टेट shall not, shall word shall has been used, so it is mandatory on the state। कोई भी स्टेट, यानी स्टेट यहाँ पे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया एज ए स्टेट, इट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी बंदे को ये डिनाई नहीं कर सकता है, किसी बंदे को ये रोक नहीं सकता है, किसी बंदे को ये इनकार नहीं कर सकता है किस चीज़ का, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी हर कोई बंदा जो है वो कानून के सामने, वो लॉ के सामने बराबर है। सो आप किसी बंदे को डिनाई नहीं कर सकते, आप किसी बंदे को ये नहीं कह सकते हैं कि आपका हक नहीं है, आप किसी बंदे को ये नहीं कह सकते हैं कि देयर इज़ प्रायोरिटी टू समबडी एंड आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। सो ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। और इसका जो दूसरा पार्ट है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हैज़ बीन गिवन टू एवरी पर्सन, यानी हर बंदे को
कानून की प्रोटेक्शन दी गई है। फॉर एग्जांपल इफ़ समवेयर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो आपको उस लॉ की प्रोटेक्शन भी इसके साथ साथ दी गई है। यानी आप उस कानून, जो कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, वो कानून जो प्रोटेक्शन है वो दोनों के लिए बराबर है, हर किसी के लिए बराबर है। सो इसमें दो पार्ट्स हैं। अभी मैंने कहा वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा जो है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दो पार्ट्स हैं, तो इसके अलग अलग हम बात करेंगे। तो इसमें एक पार्ट जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट जो है ये बारो किया गया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसका ब्रिटिश ओरिजिन है। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, ये ब्रिटिश ओरिजिन है। और जहाँ तक दूसरे की बात है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द टू, कि वन इज़ ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये ब्रिटिश से लाया गया है, और दूसरा जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह से उन्होंने जो है कि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। तो इसमें पहले में जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, equality before law there is absence of any special privilege, however in the equal protection of the law equality of treatment under equal circumstances is being given। तो ये जो है जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और जहाँ तक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ दैट इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन, यानी इट परमिट्स ओनली रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय द लॉ। एंड दिस इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लाया गया, ये कॉन्सेप्ट असली जो दिया है वो ब्रिटिश एक जूरिस्ट था जिसका नाम था एवी डाइसे। तो इसको डाइसे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो डाइसे के रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से इस इक्वालिटी बिफोर द लॉ को लाया गया है। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल मुझे इतने डिटेल में आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिटिल बिट बताऊंगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये जो प्रोविजन है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड दैट गेट्स वायलेटेड, बट दैट इज़ अ स्पेशल प्रोविजन। वो कुछ लोगों के लिए प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 361 जो है 361 जो कि कुछ प्रिविलेज देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, या जिस तरह से आर्टिकल 105 है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो है ही शैल नॉट बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। इसी तरह से आर्टिकल 194 है जो लेजिस्लेटिव मेंबर को भी इस तरह से प्रोटेक्शन दी गई है। इसी तरह आर्टिकल 31C है जो कि लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्लास BRC ऑफ 39 दैट कैन नॉट बी चैलेंजड। तो इसी तरह से इम्यूनिटी जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, एनवॉयज़ है या UN के जो मेंबर्स हैं उनको जो प्रोटेक्शन दी गई है दैट कम्स अंडर द एक्सेप्शन टू दिस। इसी तरह से जो है राइट टू इक्वालिटी में ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें एक और आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 15। मैं जल्दी यहाँ पे इख्तिताम करने जा रहा हूँ आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है? ये कहता है प्रोहिबिशन of discrimination on certain grounds. So there is a prohibition of discrimination on certain grounds, that is the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only on religion, race, caste, sex or place। आप इन चीज़ों पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये दलित है इसको राइट नहीं मिलेगा, ये ब्राह्मण है इसको मिलेगा, ये माइनॉरिटी से है मुस्लिम से इसको नहीं मिलेगा, ये मेजॉरिटी हिंदू से है इसी को मिलेगा। सो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। या ये नहीं कहा जाएगा कि खाली मर्दों को मिलेगा औरतों को नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा जाएगा कि खाली जो दिल्ली से लोग हैं उनको ये नौकरी मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, और जो किसी और स्टेट से है उनको नहीं मिलेगा। सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी प्रोविजन
तो स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, स्टेट कभी फ़र्क नहीं जान सकता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बिटवीन द हाई एंड द लो, बिटवीन द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। तो जो स्टेट है वो ये नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सिटीज़न जो है ही शैल बी सब नो सिटीज़न शैल बी सब्जेक्ट एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज थिंग्स। हाउएवर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। इसी तरह से आर्टिकल 16 है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 16 जो है ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। सो वहाँ पे कोई यानी ज़ाती नहीं हो सकती है, आपको किसी एक बंदे को हक दिया जाएगा, किसी यानी जो लोअर कास्ट है उनको नहीं दिया जाएगा। या तो इसके भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था मंडल कमीशन के बारे में, तो जहाँ तक वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको मंडल कमीशन के बारे में बताया था। तो मंडल कमीशन यहीं पे आर्टिकल 16 में जो मंडल कमीशन जो रिजर्वेशन बाकी जो रिजर्वेशन रखी गई थी, जो जितने भी कास्ट्स उन्होंने डिटरमाइन किए एज OBCs और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज उसको किया था कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 16 दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन दैट केस, जिसको कहते हैं इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस जो है द फेमस मंडल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को विदाल्ड किया और रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया। तो इसी तरह से आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए हिंदुस्तान के समाज में है जो इंडिया की जो सोसाइटी थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अगर एंशंट सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे, जिसमें जो वैदिक टाइम, फ्रॉम द वैदिक टाइम, जो अर्ली वैदिक टाइम है, वहाँ से जो कास्ट डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। और पहले से 4 कास्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया था, जिसमें ब्राह्मणस थे, जिसमें क्षत्रियास थे, जिसमें वैश्यास थे, जिसमें लास्ट पे कैटेगरी जो आती थी जो शूद्रास, वो शूद्रास ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे जो शूद्रा जिसको लोवेस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी माना जाता था, वही सोसाइटी धीरे धीरे उसमें बहुत सारी वही जो शूद्रा कास्ट थी उसमें बहुत सारी जो कास्ट थी वो ऐड हो गई। और इनमें से एक कास्ट जिनको हम अछूत कहते हैं, जिनमें अनटचेबल कहते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जो कास्ट सिस्टम जो था, इट वाज प्रेवलेंट इन द इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शूद्रा जो लोअर कास्ट मानी जाती थी वैदिक टाइम में भी, तो उसी में कुछ कास्ट जम हो गई, फिर धीरे धीरे इसमें एक कास्ट अनटचेबिलिटी की भी थी, जिनको हम अनटचेबल्स कहते थे, अछूत कहते थे। तो इन अछूतों का हाल जो था हिंदुस्तान में बहुत ही बुरा था जिस वक्त, जैसे कि अभी भी दलित्स के साथ जो दलित्स की जो सिचुएशन है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्यू, जो इनकी सिचुएशन है, तो इसी तरह से अनटचेबल्स की सिचुएशन भी ऐसी ही थी। अनटचेबल्स को अछूत करा दिया जाता था। सो देवर द बैल्स वर हैंग्ड ऑन देयर नेक, कि अगर ये अछूत कहीं से निकलेंगे तो इनकी घंटी बजेगी और ब्राह्मण्स विल कम टू नो दैट अछूत वहाँ से आ रहा है, तो ब्राह्मण जो है वो अपना रास्ता बदल देगा। या इन अनटचेबल्स को कन्वे, जो ब्राह्मण्स के कन्वे थे, वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता था, इनको स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इस अनटचेबल कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया था बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कहा गया था इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पुनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। उसके बाद 1976 में एक एक्ट भी बना जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 जो था, उसको अमेंड किया गया था, उसको रिनेम किया गया और उस एक्ट को बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट। और उसके बाद अगर किसी बंदे को पाया गया कि वो इस अनटचेबिलिटी जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करता है, ही शैल बी पुनिश्ड विद 6 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ 500 और विद बोथ। तो दिस इज़ आर्टिकल 17। और इसके बाद जो लास्ट पे जो आर्टिकल है इक्वालिटी का, जो आर्टिकल है इसको हम कहते हैं आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 का जो टाइटल है दैट इज एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स
टाइटल्स आप कहते हो खिताब को, जो खिताब हम लिखते हैं। तो इसमें 4 प्रोविजंस जो हैं इसमें दिए गए। इसमें जो केस आया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ बालाजी राघवरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो नेशनल अवार्ड्स एक्ट है, भारत रत्न, तो आपको ये टाइटल जो है जैसे कि सर है, एडम मैडम है, ये जितने भी टाइटल्स हैं आप, या महाराजा हैं या कोई और चीज़ है, इन टाइटल्स को अपने नाम के साथ आप नहीं लगा सकते हो। सो ये टाइटल्स, ये खिताब जो है इनको एबॉलिश किया गया है, इनको हटा दिया गया, इन टाइटल्स को लागू करने नहीं दिया गया। और इसमें खाली वही टाइटल जो बालाजी राघवरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था वो डिसीजन, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जितने भी अवार्ड्स स्टेट की तरफ से दिए जाते थे उनको वैलिड करार दिया, और बाकी जितने भी टाइटल्स हैं, जितने भी टाइटल्स बाकी हैं उन टाइटल्स को जो है नकारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा कि दीज टाइटल्स आर नॉट वैलिड, और ये टाइटल जो है इनको एबॉलिश करना चाहिए, और ये टाइटल जो है इनको हटाना चाहिए। सर है, मैडम है, महाराजा है, जो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पे रखे थे, उन टाइटल्स को हटा दिया गया, उनको ख़त्म किया गया। तो खाली वही टाइटल्स जो जिनको क्या कहते हैं हम, जो टाइटल्स स्टेट की तरफ से कन्फर किए जाते हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उनको वैलिड करार दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट टू इक्वालिटी, एंड वी हैव कंप्लीटेड द आर्टिकल 14, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। और इसके बाद हम इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फ्रीडम, जिसमें कि हमारे पास आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक जितने भी फ्रीडम्स आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।